नमस्कार। खबर फास्ट पर उत्तर प्रदेश लाइव में उत्तर प्रदेश के बड़े मुद्दे के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अपने सियासी समीकरण दुरुस्त करने और राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ बनाने में जुट गई है। इसी के तहत अखिलेश यादव ने अपना दल की प्रमुख कृष्णा पटेल, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह से भी मुलाकात की है। वहीं आपको बता दें कि रालोद के साथ भी गठबंधन को लेकर बातचीत समाजवादी पार्टी की हुई है, लेकिन इन तमाम समीकरणों के बीच अखिलेश यादव का यह दावा कि छोटे दलों को साथ लेकर चुनावी मैदान में वो उतरेंगे। इसी रणनीति पर समाजवादी पार्टी फिलहाल काम करती दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को क्यों आखिर समाजवादी पार्टी ने दरकिनार किया हुआ है? क्यों समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में ओवैसी की नो एंट्री है? इन तमाम समीकरणों पर बातचीत आज इस कार्यक्रम में करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज़ेबा खान समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, दीपक सोनकर बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अभिमन्यु त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज़ेबा खान, पहले आपके पास आ रहा हूं। क्या आज संजय सिंह से मुलाकात हुई, कृष्णा पटेल से मुलाकात हुई है अखिलेश यादव की? क्या गठबंधन कि जो एक समीकरण था, क्या वो तय हो गया है? सीटों पर, सीट शेयरिंग पर बातचीत हो पाई है क्या? देखिए सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू से ही अपनी रणनीति बिल्कुल साफ कर दी थी कि हम किसी भी दल से, किसी भी बड़े दल से उत्तर प्रदेश में गठबंधन ना करके हम छोटे दलों को अपने साथ लेके चलेंगे, जिनकी भी विचारधारा समाजवादी पार्टी की विचारधारा से मेल खाएगी और जो भी लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। राजभर जी से हमारा गठबंधन हुआ, आरएलडी हमारा पहले से हमारा गठबंधन ऑलरेडी था। वो अलग बात है कि अब कई सवाल उठ रहे थे तो उस पे कल की तस्वीर से हस्तक्षेप हुआ है। और भी दल, जैसे आप कह रहे अपना दल आज आया, और संजय जी से तो पहले भी आप से हम लोग पहले भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वो किस तरीके से गठबंधन में टर्नआउट होगा वो धीरे धीरे पता चलेगा। और जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, उसमें अभी थोड़ा सा वक्त हमें और चाहिए। सभी गठबंधन हमारे तैयार है। सीट शेयरिंग को लेके बहुत ही जल्द आपको जो भी फाइनल होगा वो आपको मिल जाएगा डिटेल। ठीक है ज़ेबा खान, एआईएमआईएम तो एक छोटा दल है, बड़ा दल नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उनके लिए क्यों नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है? देखिए, हमने अपना जो प्रस्ताव, जैसे मार्केट में टेंडर दिया जाता है, उसके बाद लोग उसमें अपना आवेदन करते हैं, उस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरू से कह दिया था जो भी भाजपा से अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं वो छोटे दल समाजवादी पार्टी के पास आए। तो प्रस्ताव जिसका आएगा हम उसे स्वीकार करेंगे। उनका प्रस्ताव अगर स्वीकार करने लायक होगा तो हम जरूर करेंगे। लेकिन हमें लगता है वही आएंगे जो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। और एआईएम की अगर बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं वो अभी खुद में भी कंफ्यूज है कि उसे भाजपा के खिलाफ लड़ना है या भाजपा के साथ लड़ना है। नहीं, वो तो बीजेपी तो कह रही कि भाई ये समाजवादी पार्टी के एजेंट है। नहीं, समाजवादी पार्टी के एजेंट कैसे हो जाएंगे? बिहार में सबने देखा, बिहार का खेल किसी से छुपा नहीं है और उत्तर प्रदेश की जनता और भी अवेयर है। तो फिर बिहार का खेल देखने के बाद तो एकदम ही स्पष्ट है कि वो सिर्फ माइनॉरिटी को उकसाने के लिए आते हैं और कहीं ना कहीं उसका लाभ भाजपा को सीधे तौर पे मिलता है। ठीक है, चलिए वापस लौटूंगा। दीपक जी, आपके पास आ रहा हूँ। 2014 के बाद से जिस तरह की सियासत का एक अलग पैटर्न बना है, आपको लग रहा है कि अब जो ये अम्ब्रेला एक गठबंधन या ये समीकरण जो अखिलेश यादव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए होगा? देखिए भविष्य जी, गठबंधन तो होते रहते हैं पार्टियों में। जब चुनाव आता है तो जुमलेबाजी को इकट्ठा करने के लिए लगातार गठबंधन होते हैं। गठबंधन तो हमने 2015 में भी देखा था, जहां कांग्रेस का बड़ा गठबंधन था। उसका भी परिणाम हम सब लोगों ने देखा था। मैं आपको एक बार परिणाम भी बताना चाहता हूं कि मुझे लगता है जहां कांग्रेस को 150 सीट बने, उनके टिकट में भी अभी तो गठबंधन शुरू हुआ है। अभी तो टिकट को लेकर के, सीटों को लेकर के भी खींचातान होने वाली है और लगातार इस तरीके से इस खींचातानी को भी हम सब लोगों के आगे सामने आने वाले हैं। इस गठबंधन के प्रभाव को भारतीय जनता पार्टी पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दे के साथ जनता के बीच में है और विकास के मुद्दे के साथ जाएगी। गठबंधन तो बहुत सारे होते हैं। गठबंधन हमने 2014 में भी देखा था, 2019 में भी देखा था, 2017 में भी देखा था। बड़े बड़े गठबंधन हुए थे और गठबंधनों का परिणाम भी दिया।
जहां तक की बात है कि 2017 में कहा जा रहा था कि काम बोलता है और अब काम नहीं, जनता ने बताया कि काम नहीं बोला, कारनामे बोले, और उस कारनामे का जवाब भी 2017 में जनता ने दिया और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। और गठबंधन को 2014 में भी देखा, उसमें गठबंधन 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। और जैसा कि बहन जी मुझे लग रहा है, दिख रहा है, बहन जी ने भी बोला, जेवा जी ने, कि हमारा तो गठबंधन उनसे है जो भाजपा के विरोधी है, हमारा तो गठबंधन उनसे है जो भाजपा की तरफ से विरोधी करते हैं। लगता है जेवा जी का साथ दिख रहा है कि जेवा जी मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल पूरी तरीके से दुरुस्त हो चुकी है और डर चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी से जीतना मुश्किल है। इसका परिणाम सामने देखते हुए जेवा जी साफ-साफ बोल नहीं, ठीक है, उन्होंने तो ओवैसी और एआईएम के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। आप कह रहे थे कि भाई एजेंट है समाजवादी पार्टी के, तो कहीं ऐसा तो नहीं पर्दे के पीछे कोई बातचीत हो रही हो बीजेपी की? हाँ, ये तो जेवा जी बताएंगे कि पर्दे के पीछे एआईएम से कुछ बातचीत हो रही है क्या। ठीक है, समाजवादी पार्टी लगता है जल्दी ओवैसी से गठबंधन करेगी। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। अभिमन्यु त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभिमन्यु जी, एक तरफ बीजेपी विकास की बात कहकर, विकास का दावा करके चुनावों में उतर रही है, समाजवादी पार्टी जो पिछली बार कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी, इस बार कांग्रेस का हाथ नहीं थामा है। कांग्रेस तो ऐसा लग रहा है पूरे गेम से ही बाहर हो रही है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये जो गठबंधन होते हैं, ये प्रयोग होता है। कांग्रेस का प्रयोग सफल नहीं रहा समाजवादी पार्टी के साथ जी। जनता समाजवादी पार्टी को नकार रही थी, कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ नहीं पाई थी जी। जहां तक इनको विकास की बात है, भारतीय जनता पार्टी की, ये विकास नहीं, ये विनाश वाली सरकार है। सबने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरह से कोरोना काल में गंगा जी में लाशें बही गई हैं, अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ और गंगा के खादर में लाशों को दबाया गया जी। सब लोगों ने देखा किस तरह से 5 रुपए की दवाई का पत्ता इन लोगों ने 2500 रुपए का बेच दिया। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, ये अपने आप को पिछड़ों के रहनुमा बताते हैं, पर जब इनकी सरकार आती है तो सिर्फ एक जाति का और एक समाज का ये काम करते हैं, उनको नौकरियां देते हैं, आरक्षण का कोटा भी ऊपर ले जाते हैं। ये बाकी जो अन्य पिछड़ी समाज की जो आजकल नई नई पार्टियां बन रही हैं, वो मजबूरी वश पार्टियां बनी है। पहले ये लोग कहीं ना कहीं सपा के साथ भी रहे हैं, उससे पहले ये भाजपा के साथ, कभी बसपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ रहे हैं, लेकिन पिछड़ों के नाम पर समाजवादी पार्टी इनको ले गई अपने साथ। लेकिन इन्होंने इन्हें लगातार ठगा, सिर्फ वोटें ली और क्या दिया, इन्हें नौकरियां तक नहीं दी। जो कुटीर उद्योग थे, जैसे मेरठ और बनारस का बुनकर उद्योग है, उसमें अंसारी समाज शामिल है। इन्होंने क्या दिया अंसारी समाज को? सहारनपुर का लकड़ी फर्नीचर उद्योग है, इसमें हिंदू बड़ी मुसलमान बड़ी, जो विश्वकर्मा और सैफी समाज, इन्होंने क्या दिया इन समाज को? तो बात यह है कि ये जो पिछड़े समाज के जो काम धंधे थे, जो जातीय गौरव बढ़ा रहे थे, इन्होंने उनको चौपट करने का काम किया। आज ये सिर्फ अपनी सत्ता पाने के लिए जातियों को जो गठजोड़ कर रहे हैं, ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए। जैसी अगर इन्होंने सत्ता पा ली, खुदा न खास्ता, तो ये उनको बाहर का रास्ता आकलन के साथ तो पिछली बार आप आए थे ना साथ में। अगर समाजवादी पार्टी को लेकर ये आकलन आपका है, तो पिछले चुनावों में तो इसी आकलन के साथ दोस्ती हुई थी। त्यागी जी, मैं यही बात कह रहा हूं कि क्या होता है, राजनीति में प्रयोग किए जाते हैं जी। कांग्रेस का प्रयोग सफल रहा। आप देखिए 18% मुसलमान है उत्तर प्रदेश में। इनके नेता आजम खान साहब वो जेल में है, उनपे बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, लाइब्रेरी से किताब चोरी जैसे मुकदमे चल रहे हैं। आज मुसलमानों की सोच सपा के लिए ये है कि वो उनको शक की नजर से देखते हैं, क्या वो उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। इन्होंने आजम खान जैसे नेता को छोड़कर आज कादिर राणा जैसे नेता को ये अपने दल में लेकर आए हैं, जिन पे मुजफ्फरनगर दंगे का भी आरोप है। आप देखिए समाजवादी पार्टी किस राह पे चल रही है। समाजवादी पार्टी जिन्ना को याद कर रही है, वो विकास की बात कर रही है। जिस तरह से भाजपा हिंदू मुसलमान की बात करती है, सपा भी आजकल जिन्ना की बात कर रही है। जिनसे ये गठबंधन करने जा रहे हैं राजभर, वो तो जिन्ना को कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। इनकी तरफ से कहीं उसके खंडन की, कहीं क्षमा की, कहीं दुख जाहिर करने की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। ये चाह रहे हैं ध्रुवीकरण हो जाए उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में महंगाई भी मुद्दा है। लोगों के घर में खाने का अनाज नहीं है, सिलेंडर 400 रुपए का 1000 का हो गया, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल। कांग्रेस का भी बताइए ना सर। देखिए, पिछले चुनावों में कांग्रेस की जितनी सीटें आई, उसे आंकते हुए फिलहाल क्या कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में है, किस पैटर्न पर चुनाव लड़ने जा रही है, क्या अभी नहीं या फिर चुनावों के बाद
किसी तरह की बातचीत समाजवादी पार्टी से होगी आपकी? देखिए, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने साफ तौर पर कहा है जी, कि कांग्रेस पार्टी 403 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी। ठीक है। 40% टिकट महिलाओं को देगी। वो मातृशक्तियों का टिकट, वो महिलाओं को बराबरी देना चाह रही हैं। अब इसमें कुलबुलाहट ये हो रही है बाकी लोगों को कि उनको डर लग रहा है कि घर का चूल्हा चौका छोड़ के महिलाएं क्यों राजनीति में आ जाए। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ हलचल इस वजह से हो रही है, आज का जो दौर में समाजवादी पार्टी है इतनी वो कभी कमजोर नहीं रही जब से वो बनी है। आज समाजवादी पार्टी कमजोर है, वो लगातार 5 साल से ट्वीट ट्वीट खेलते रहे। इसी तरह से बसपा कमजोर है, उन्हें लगभग 10 साल हो गए ट्वीट ट्वीट खेलते हुए। वो सड़कों पे नहीं उतरी। प्रियंका गांधी जी सड़कों पे उतरी तो जनता ने उनको पसंद किया। आज उनकी चर्चा होने लगी है चारों ओर। आज सब उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ फिर से देखने लगी है। वो चाहती है विकास हो, रोजगार मिले, भाईचारा बढ़े, महंगाई कम हो, अस्पताल बढ़े, आमदनी तो चाहता है। ये ठीक है, चलिए कांग्रेस जवाब पार्टी ले लेते हैं। देगी। ज़ेबा खान, अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि भाई जितने कमजोर समाजवादी पार्टी अब है उन्हें एहसास हो गया है और तभी ये तमाम दलों को साथ लेकर आने की जरूरत पड़ रही है। एक फिर से प्रयोग कर रही है समाजवादी पार्टी। क्या कर ज़ेबा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा अपने पैनलिस्ट से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत को जारी रखेंगे। तो फिलहाल अभिमन्यु त्यागी जी, जैसा आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी फिलहाल जितनी कमजोर है ये एहसास उन्हें हो चुका है, उस पहले इतनी कमजोर कभी नहीं रही। मेरा आपसे अगला सवाल, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से जो किया गया, कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया केंद्र सरकार ने, उसके लिए कैबिनेट की बैठक में भी जो एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनावों में बना हुआ था, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव है उन्होंने 25 लाख रुपए जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूरे गेम से आउट नहीं कर रहा है क्या? ये जो इक्वेशन, ये जो फैक्टर्स बन रहे हैं। देखिए, ये स्वागत योग्य बात है। अगर कोई भी दल शहीदों को मुआवजा देना चाह रहा है तो अच्छी बात है, वो देना चाह रहा है और देना भी चाहिए। सत्ता पक्ष को भी देना चाहिए। जो 600 किसान शहीद हुए, उन्होंने लड़ाई लड़ी है इस देश को बचाने के लिए, अपनी नस्ल और फसल बचाने के लिए। जी। ये लगातार 12 महीने किसानों ने आंदोलन करा, जिनको इन्होंने खालिस्तानी बताया, देशद्रोही भी बताया। और अब मोदी जी ने आकर अपना दुख जाहिर करने की कोशिश करी, क्योंकि चुनाव है। ये देख रहे हैं क्योंकि यहाँ डिब्बा गोल होने वाला है इनका। इनके पास वोट तो है नहीं, भीड़ इनके पास जुटनी बारी है। किराए की भीड़ लाने पे ये मजबूर हो रहे हैं। इन्होंने बस सारी जिस दौरान लोगों को चाहिए थी वो सब इन्होंने मंगा ली सुल्तानपुर में। ये बसों को हर जगह उपलब्ध कराना चाह रहे। पूर्वांचल एक्सप्रेस में इनकी बात वो चाहते कि खाने का पैकेट दूसरा विभाग मंगाते। कहीं भीड़ नहीं, गांव में ये घुस नहीं सकते। सैकड़ों गांव में बाहर बैनर लग गए थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता गांव में न घुस सके। खुद योगी आदित्यनाथ की रैली तक नहीं हो सकती थी उत्तर प्रदेश में। तो मजबूरी में और डर के मारे इन्हें अपना फैसला लेना पड़ा है। दीपक जी जवाब दीजिएगा। दीपक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही? ठीक है अभिमन्यु जी, मेरा सवाल जो था उसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया। मैं ये आपसे, ठीक है, मैं आपसे उस सवाल पर आऊँगा। दीपक जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। दीपक जी, अगर आप सुन पाए हो कि भाई अभिमन्यु जी ने जो कहा कि फिलहाल तो आप पैसे देकर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, ये हालत बीजेपी की हो गई है। देखिए भविष्य जी, मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे आवाज सुनने में नहीं आई। फिर भी जो आपने सवाल पूछा, मैं अभिमन्यु जी को जवाब देना चाहता हूं कि गोरखपुर की भीड़ कैसे आई थी, ये जनता जानती है और हम सब भी जानते हैं कि गोरखपुर में किस तरीके से लोगों को पैसे देकर के भीड़ बुलाई गई थी माननीय प्रियंका गांधी जी की भीड़ में, वो भी हम सब लोग जानते हैं। आदरणीय भाजपा, नरेंद्र मोदी जी के, योगी जी के कार्यक्रम में पैसे देकर के नहीं, आदरणीय संख्या के साथ में लोग जुझारू होकर कि 2000 बसें चाहिए और यूपीडा उसका इंतजाम करेगा पैसों का। आपके तो अधिकारियों ने, आजमगढ़ के अधिकारियों ने लिखित में बसें मांगी हुई हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए मांगी हुई है अलग अलग विभागों से, कहीं खाने के पैकेट मांगे हैं। अभिमन्यु जी, वो कार्यक्रम के तहत, कार्यक्रम की योजना के तहत बनाया गया योजना है।
आप उससे मत जोड़िए, कार्यकारी संस्था हाईवे का निर्माण करा रही है, वो उसके बजट में जुड़ेगा। सरकार का जो हमारी जनता का जो टैक्स किया हुआ है उसके खर्चे में जुड़ेगा, वो सिर्फ किसी लिए शिलान्यास के लिए। देखिए हम लोग क्यों नहीं जा रहे आपके पास, आप कभी सोचा आपने? इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आज उनकी जेब में पैसा नहीं है, उनको रोजगार नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर में उनकी नौकरियां नहीं बढ़ी है 2 साल से, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, आधी तनख्वाह पे वो अपना खर्चा चला रहे हैं। 32 साल आपने उत्तर प्रदेश में राज किया अभिमन्यु जी, 32 साल के अंदर आप एक भी विकास का बात बता दीजिए जो उत्तर प्रदेश की जनता को आपने देने का काम किया हो। उत्तर प्रदेश के खून पसीने के पैसे को आपने किस तरीके से खर्च किया गया, आपने माने अपने राजा युवराज जी को बनाने का काम किस तरीके से किया, छत्तीसगढ़ के अंदर किस तरीके से आपने जनता को बहकाने और किसानों पर लाठी चलाने का काम किया, राजस्थान के अंदर किस तरीके से आपने लाठी चलाने का काम किया। कांग्रेस की इसलिए फ्री की टॉलरेंसी इस बार चलने वाली नहीं है अभिषेक जी, इस बार ये फ्री की टॉलरेंसी चलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के परिदृश्य को बदला है, उत्तर प्रदेश के परिदृश्य को 4.5 वर्षों के अंदर बदला है। रोज के 20 मामले बच्चों पर अत्याचार के हैं। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश बना दिया, अपराध प्रदेश बना दिया। ठीक है सर, चलिए मैं वापस लौटूंगा आप दोनों मेहमानों के पास, लेकिन जेबा खान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। 10 सेकंड दीजिएगा। ठीक है सर, पूरी कीजिए अपनी बात, 10 सेकंड है आपके पास। अभिमन्यु जी बोलेंगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? ठीक है अभिमन्यु जी सुन लीजिए जरा। डिस्कनेक्ट भी हो गया था तो मेरी आवाज भी नहीं जा पा रही थी। ठीक है सर, 10 सेकंड है आपके पास, पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए अभिमन्यु जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को आपने 32 सालों के अंदर बर्बाद किया, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 वर्षों के अंदर योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का पूरा परिदृश्य बदला है। आप दिल्ली से देख करके मैंने इस कोने से लेकर के पूर्वांचल एक्सप्रेस के माध्यम से, बुंदेलखंड एक्सप्रेस के माध्यम से ऐसे बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनाए गए, और आज ये जुमलेबाजी की बातें कर रहे हैं। ये जुमलेबाजी उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में इनका सुपड़ा साफ है। 2017 के साथ ही आपने सभा के साथ, ठीक है सर, ठीक है चलिए वापस लौटूंगा मैं सवाल। ठीक है जेबा खान भी एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। जेबा खान, अभिमन्यु त्यागी कह रहे थे कि भाई जितनी कमजोर अब समाजवादी पार्टी है उसको एहसास भी हो गया, और पहले कभी नहीं थी इतनी कमजोर, इसीलिए छोटे दलों के साथ इकट्ठा करके एक रणनीति पर काम कर रहा है अखिलेश यादव। देखिए भविष्य त्यागी जी, मैं अभी इनकी बात सुन रही थी, मुझे बहुत मन था जवाब देने का, डिस्कनेक्ट हो गई। पहले तो मैं भाजपा प्रवक्ता को बता दूं जो ये कह रहे थे कि ये तो समाजवादी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी भाजपा की तरह कंफ्यूज्ड पार्टी नहीं है जो कभी कृषि कानून लाती है कभी वापस करती है। समाजवादी पार्टी ने शुरू से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम छोटे दलों को साथ लेकर चलेंगे। हमने किसानों का हित देखा है, अपने साथ लेंगे और भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इसमें आज हमने कुछ नई बात नहीं बताई है। जहां तक कांग्रेस की है, मैं फिर आपको भविष्य त्यागी जी बता दूं कि अभी तक कांग्रेस को यही नहीं पता है कि हमारी लड़ाई किससे है। सबसे उत्तर प्रदेश की कमजोर पार्टी हमें ये बता रही है कि समाजवादी पार्टी कमजोर है, बीएसपी कमजोर है। 3 साल से जो सत्ता से उत्तर प्रदेश से बाहर है, समाजवादी पार्टी बताएगा कि समाजवादी अभिमन्यु जी सुन लीजिए जरा, मैं आऊंगा आपके पास, सुन लीजिए जेबा जी जो कह रही है, फिर आपके पास आ रहा हूं। सरकार के फीडबैक की जरूरत नहीं है। कांग्रेस आपको मजबूत करें, 530 सीटों पे लड़ना चाहती है तो पूरी वेलकम है, आप आइए उत्तर प्रदेश में लड़िए, लेकिन विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी ने अपने आप को प्रूव किया है और वो है। और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे 2022 में सरकार बढ़ गया, 600 से ज्यादा दंगे आपकी सरकार में हुए। ठीक है चलिए अभिमन्यु त्यागी आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन जेबा खान मेरा एक सवाल, क्योंकि देखिए आप कंफ्यूज बता रही हैं आप, लेकिन कंफ्यूज तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी है ना। देखिए पुराने साथी हैं, आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है। वो ये नूरा कुश्ती जो बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में चल रही है, क्या माना जाए कि दोनों पार्टी फिलहाल कंफ्यूजन में है? देखिए हमने इस चीज से इनकार नहीं किया कि हमारा एक बार गठबंधन कांग्रेस से भी रहा है जो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ, और कांग्रेस की कमजोरी का कहीं ना कहीं हर्जाना समाजवादी पार्टी ने भुगता है और उससे सीखा है। बीएसपी को भी हमने साथ लेके देखा है, बीएसपी ने भी अपनी 0 सीट से 10 सीट करके आगे चले गए। तो कहीं ना कहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इससे कहा है कि इसीलिए हम आगे किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मुख्य विपक्षी दल
विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी है, तो फिर हम किसी और को इस योग्य नहीं मानते हैं कि हम उस बड़े दल को अपने साथ लेकर चुनाव लड़े। छोटे दल की भागीदारी बहुत बड़ी है समाज में, और हम उन छोटे दलों को अपने साथ लेकर जरूर चलेंगे। ठीक है, चलिए मुझे बता दीजिए, क्योंकि रालोद से गठबंधन लगभग तय हो गया है, कितनी सीटों पर बातचीत हुई है, कितनी सीटें दे रहे हैं? लेकिन मैं आपको फिर कहूंगी कि हमें शीर्ष नेतृत्व का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आंकड़ों को लेकर अभी ना ही राजभर जी के साथ कोई बात हुई है और ना ही रालोद के साथ, तो जल्द ही वो आंकड़े आपके सामने पेश किए जाएंगे। गठबंधन हमारा तय है, सीट डिवीजन जो है वो जल्दी ही पता चलेंगी। ठीक है, अभिमन्यु जी कुछ कह रहे थे आप? हम ये बात कह रहे थे, मैं मैडम से एक बात पूछना चाहता हूँ जी, कि अगर 2% वोटर जिनके हैं आरएलडी के, अगर आरएलडी को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है, तो 18% जो मुस्लिम है उत्तर प्रदेश में, क्या उनके किसी नेता को डिप्टी सीएम का पद समाजवादी पार्टी में मिल सकता है? क्योंकि जाति के नाम पर ये डिप्टी सीएम का पद दे रहे हैं। इस तरह से कितने डिप्टी सीएम इनके बनेंगे? ये मुस्लिमों के लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे? वो जो पिछड़े समाज के दलों को ये जोड़ रहे हैं, जब नौकरियों की बात आएगी कैसे उनका ये आरक्षण खाने की कोशिश नहीं करेंगे? इसके बारे में भी बताएं, इनको इसके बारे में भी जनता को बताना चाहिए कि किस तरह से आरक्षण कोटे को भी ये क्रॉस कर गए और अपने समाज को इन्होंने एक तरफा लाभ दिया, और एक तरफा थाने दिए, एक तरफा तहसील दी, कलेक्टर दिए, एसएसपी दिए, चारों ओर हर थाने पर, हर जिले पर अपने समाज का आदमी बिठा दिया, तो जहां पिछड़े समाज के लोग भी बैठे थे। आप बताइए, ट्रांसफर पोस्टिंग जाति देखकर होगी फिर से अगर इनकी सरकार बनती है तो? इसके बारे में जानकारी दे दे मैडम, तो ज्यादा बेहतर ठीक है, बता दीजिए ज़ेबा खान जी, कितनी उप मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति बन रही है? अभिमन्यु जी, इसीलिए हम कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस एक ही है, आपका चाल चरित्र एक ही है। जो जातिवाद के आरोप आप लगा रहे हैं, आज तक आप कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाए हैं। आप पेश करिए ना कि समाजवादी सरकार में जो बटे, जो नौकरियां बटी, जो सुविधाएं मिली, क्या वो सिर्फ एक जाति को मिली है? जहां तक बात माइनॉरिटी की है, माइनॉरिटी ने अपना स्टैंड हमेशा क्लियर रखा है। माइनॉरिटी अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को देती है, और इसलिए दे रही है कि समाजवादी पार्टी अपने आप को हितैषी साबित किया है। जहां तक आरएलडी की बात कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जा रहा है, क्या आपके पास कुछ लिखित है कि आप भी बीजेपी आईटी सेल की तरफ से अपनी? ठीक है, सीट ज़ेबा खान जी, ठीक है, सीट का आपने कहा कि सीट शेयरिंग क्या होगा ये जानकारी बाद में देंगे, लेकिन जिस तरह से कहा कि कुछ तो देखिए, कुछ तो बात हुई होगी ना, किसानों का मुद्दा बड़ा है इस वक्त, और समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे से जानती है, तो क्या डील क्या हुई इस बाबत तो बता सकते हैं ना कि कितने उप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? जो भी डील होगी वो सिर्फ सीट्स को लेके होगी जी, सीट्स को लेके ही डील होनी है, और कोई दूसरी डील नहीं होनी है। और सीट्स को लेके जो भी डील होगी वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस इसलिए चिढ़ रही है क्योंकि इन्होंने भी आरएलडी को लेके गठबंधन का कोशिश किया, वो हो नहीं पाया, तो ऑब्वियस ही बात है ये अब छीटा कशी करेंगे ही करेंगे, जिसमें कांग्रेस आगे रहती है। और आरएलडी हमारे साथ पहले से गठबंधन में थी, ये कोई नया गठबंधन नहीं हुआ है सर, ये पहले से गठबंधन में। ठीक है, ठीक है, चलिए एक आखिरी कमेंट दीपक सोनकर जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप आंकड़े ला रही है, ये खुलासा तो नहीं कर रही है ज़ेबा खान जी, सीट शेयरिंग की बात कर रही है, वक्त पर बताएंगी हालांकि क्या बातचीत हुई, कितने उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या वही फॉर्मूला अपना रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी भी? देखिए, उप मुख्यमंत्री 2 आपने भी बनाए। देखिए, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आगे होने वाले जो भी छोटे छोटे दल साथ में आए हैं उनका निर्णय किया जाएगा, मगर किस तरीके से हमने 2017 में देखा था कि सीटों को लेकर के कैसे कैसे खींचतान हुई थी, और आने वाले होने वाले समय में भी ये खींचातान होगी। ज़ेबा खान जी, एक बार बात बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से गुंडा राज को साफ करने का काम आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, और उत्तर प्रदेश से कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक जनता को योजनाओं से जोड़ने का काम किया है। मैं आपको एक आंकड़ा भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की जनता है, और 24 करोड़ के अंदर 10.5 करोड़ लोगों तक योजना पहुंचाने का काम योगी जी के नेतृत्व में किया गया है। और जिस तरीके से आज जहां जो गुंडा राज और कानून व्यवस्था की बात की जा रही है, अभी कानपुर का उदाहरण दूरी नहीं है। चलिए ठीक है, वो आपके विकास के दावे हैं, जो विकास काम आपने करे हैं, लेकिन जो अब एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर गठबंधन में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे चुनौती मान रहे कि नहीं मान रहे? 10 सेकंड। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हम कोई चुनौती नहीं मान रहे हैं, हम विकास के मुद्दे के साथ जनता के बीच में रहने वाले हैं। गठबंधन तो लगातार होते रहते हैं, गठबंधन को हमने लगातार देखा भी है, इन गठबंधनों से कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है। आज जब ये चुनाव आ गए हैं,
आज ये चुनाव आने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं, तो जनता के बीच में जाने शुरू हो गया है, जनता के साथ जुड़ना शुरू हो गया ठीक है है। सर। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में काम करती है, डायरेक्टर उनको योजनाओं का लाभ देने का काम करती है, जनता उनकी चिंता को लेकर के ठीक है सर, वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है, मुझे डिबेट को यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सोनकर जी, ज़ेबा खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अभिमन्यु त्यागी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खबरफास को समय देने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ भी अखिलेश यादव बातचीत कर चुके हैं। हालांकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है, किस तरह से सीटों का बंटवारा इन तमाम दलों के बीच होगा, इस पर खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज और बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ किसानों का मुद्दा है तो दूसरी तरफ छोटे दल लेकर अखिलेश यादव जिस तरह से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, ये एक दूसरी चुनौती बीजेपी के सामने भी होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।